Okay, now we are starting with the first chapter of costing, that is about non-integrated system of accounting. टेक्स्ट बुक में आपका ये थर्ड चैप्टर है, बट अभी हम लोग इसको फर्स्ट काम कर रहे हैं. ओके, अब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. वी आर हैविंग two systems of accounting. First one is an integrated system of accounting and second one is a non-integrated system of what accounting. ये हमारे पास दो टाइप है. अभी इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है. जब भी हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो वी आर हैविंग टू अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने कुछ रूल्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने कुछ रूल्स है. दोनों हम लोग अपने रूल्स रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो भी रूल्स है उसको फॉलो करके दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, आपको क्वेश्चन याद आ रहा है, आपने सीखा हुआ था, राइट. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट. तो दोनों जब अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं तो अपने अपने रूल्स हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट फॉर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जब हम लोग कॉस्टिंग के लिए एंड फाइनेंशियल अकाउंट के लिए दोनों के लिए अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं तो उसको बोला जाता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो कॉस्टिंग का जर्नल एंट्री सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स में रहेगा, या तो कॉस्टिंग का जितना भी डेटा है उसके लिए हम लोग सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज करने के लिए सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे. दोनों को कंबाइन नहीं किया जाता. दैट जर्नल एंट्री, दैट सिस्टम, दैट अकाउंटिंग इज नोन एज व्हिच अकाउंटिंग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर हो गया. और सेकंड थिंग इज व्हाट इंटीग्रेटेड, जो अलग से चैप्टर है. इंटीग्रेटेड मतलब जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंट दोनों का एंट्री एक ही बुक में एक साथ कर देते हैं. इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर हो गया. ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करें नॉन इंटीग्रेटेड का जर्नल एंट्री. इसमें नॉर्मली पेपर में पूछा जाता है लेजर, जो भी पूछा जाएगा, पर जब तक जर्नल एंट्री क्लियर नहीं होगा आप लेजर नहीं बना सकते. तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास कुछ रूल्स है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का, वो रूल्स नॉर्मली यहाँ पे फॉलो नहीं होते. बस आपको एक ही रूल याद रखना है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट. वो भी एक्चुअल में वो रूल यहाँ फॉलो नहीं होता, बट आपको ये एंट्रीज याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट में बता दिया कि ये रूल आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. क्लियर हो गया. ठीक है, अब उनको करने से पहले जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ऐसे हर एक का सेपरेट सेपरेट अकाउंट होता है. वैसे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में वी आर हैविंग दिस 10 अकाउंट. इन 10 अकाउंट्स के ऊपर पूरी की पूरी एंट्री पास की जाएगी, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा. देखो फर्स्ट वन इज व्हिच वन, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. अभी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट ये लेजर का नाम है, एक अकाउंट का नाम है. इसका हम लोग इन फ्यूचर जाके लेजर बनाएंगे. तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में कौन सी एंट्री होगी, व्हेन यू परचेज द मटेरियल, और रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होगी उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. क्लियर हो गया. यस और नो. रॉ मटेरियल से रिलेटेड हम लोगों के पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज होगी, तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाएगा, फर्स्ट वन, दैट इज अ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. पॉइंट समझ में आया. आफ्टर द स्टोर लेजर कंट्रोल सेकंड वन इज अ डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट. डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है. तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड है वो सबके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करेंगे. राइट. थर्ड वन इज व्हाट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट. फिनिश गुड्स का मीनिंग सबको पता है, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन लोगों ने फिनिश गुड्स में कर दिया. यस और नो. रॉ मटेरियल का कन्वर्जन लोगों ने किस में कर दिया, फिनिश गुड्स में कर दिया. मतलब पहले डब्ल्यूआईपी में जाता है. सी सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस शुरू किया, प्रोसेस शुरू करके इसका कन्वर्जन किसमें हो गया, डब्ल्यूआईपी. डब्ल्यूआईपी मतलब काम चालू है. अगर इसका कंप्लीट किया प्रोसेस और क्या बन गया, फिनिश गुड. तो हमारे क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजैक्शन फिनिश गुड्स से रिलेटेड है उनके सबके लिए कौन सा लेजर रहेगा, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. यही वर्डिंग होनी चाहिए कंपलसरी. इन 10 लेजर के अलावा, इन 10 अकाउंट के अलावा कोई अकाउंट यहाँ पे जनरेट नहीं होगा. जितनी भी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री में ये 10 लेजर ही यूज होगा, नथिंग एल्स. फर्स्ट समझ में आया. तो जितना भी रॉ मटेरियल का ट्रांजैक्शंस है, रॉ मटेरियल लोग स्टोर से रिलेटेड होता है तो उसके लिए कौन सा लेजर करेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल. यस और नो. सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड क्या था हम लोगों का, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट. यस और नो. डब्ल्यूआईपी लेजर इज व्हाट, वर्क इन प्रोसेस. तो जो भी रिलेटेड टू डब्ल्यूआईपी है, फैक्ट्री का प्रोसेस है, उसके रिलेटेड कहां पे लिखेंगे हम लोग, डब्ल्यूआईपी में लिखेंगे. सही है. उसके बाद फिनिश गुड्स. फिर नेक्स्ट वन क्या आता है बोलो, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. फिनिश गुड्स मतलब जो भी हमारा ट्रांजैक्शन फिनिश गुड्स में हो चुका है, मतलब जहाँ सारी गुड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेंचेस है उससे हम लोगों ने रॉ मटेरियल में वुड है
उससे हम लोगों ने क्या किया, फर्नीचर बनाया। तो रॉ मटेरियल में जो वुड है दैट इज अ रॉ मटेरियल, और जो हम लोगों ने फर्नीचर कन्वर्ट किया उसको क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो सो मेनी एक्सपेंसेस आते हैं, ये सब उसमें का मेन एक्सपेंसेस है वेजेस। तो जब भी हम लोग हमारे लेबर को अमाउंट पेड करेंगे उनके काम के लिए, बराबर, उसको क्या बोला जाएगा, वेजेस। ये सब है। तो हमारे पास फैक्ट्री में जो लेबर लोग काम करे उनको जो कॉम्पेंसेशन है, उनको जो अमाउंट दिया जाएगा दैट इज द वेजेस। एज वेल एज हमारे पास फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर सैलरी मिलती है क्या, नहीं। सुपरवाइजर को मंथली अमाउंट दी जाती है, तो सुपरवाइजर का सैलरी है तो फैक्ट्री की सैलरी एज वेल एज ऑफिस एंड की सैलरी एज वेल एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी। हमारे क्वेश्चन में जितनी भी सैलरीज है एंड वेजेस है उनका सबका एंट्री किया जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? These are the expenses. Wages is a what? Expenses. After that, next one is what? Factory overhead. अभी overhead वर्डिंग है। overhead का मतलब क्या आता है? Expenses. तो जो हमारे फैक्ट्री के expenses है, वो प्रोडक्शन करते वक्त जितने भी expenses जनरेट होते हैं, वो सबके एंट्री करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। क्लियर है ना? राइट ना? मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस में 4 टाइप के एक्सपेंसेस है। फर्स्ट वन इज वेजेस, मतलब वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी, जितने भी सैलरी एंड वेजेस है सब वेजेस अकाउंट में एंट्री करेंगे। बाद में आता है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, तो जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है उसका एंट्री कहाँ होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। दिस इज आल्सो नोन एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? फिर ऑफिस के एक्सपेंसेस है, उनकी एंट्री कहाँ होगी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। राइट? जितने भी सेलिंग के एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, उनकी एंट्री कहाँ करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? एंड ये एक्सपेंसेस देखो 4 में एक्सपेंसेस खत्म। ठीक है, अभी गुड्स सेल करेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट आता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। देन जैसे नॉर्मल में हम लोग ढूंढ रहे प्रॉफिट की लॉस है, जैसे कॉस्टिंग में भी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाता है, तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कौन सा लेजर बनेगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ये सॉर्ट राइट है, समझा के लिए समझा? ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, ठीक है। तो जैसे कॉस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो इसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यस और नो, समझा कि नहीं समझा? एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, जो हमारा लास्ट है, देखो जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन होता है कैश बैंक, होता है कि नहीं, कैश पेड कर रहे हो, या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कस्टमर अकाउंट जनरेट होता है, या तो सप्लायर अकाउंट जनरेट होता है। वैसे कॉस्ट सिस्टम में कुछ भी नहीं होता, तो सबके लिए एक ही लेजर बनता है दैट इज नोन एज अ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। This is also known as a journal ledger adjustment account. इसको journal ledger adjustment भी बोलते हैं। As well as this is also known as a financial ledger control account. Clear हो गया? तो जो अभी मैंने आपको 10 लेजर पढ़ा है उसके रिलेटेड ही हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। ओके, नाउ कम टू योर नोट्स जर्नल एंट्री। पॉइंट नंबर 1, अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रांजैक्शन एंड उसका जर्नल एंट्री, बराबर है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट और ऑन कैश। क्या बताया मैंने, हम लोगों ने रॉ मटेरियल को परचेस किया, कौन सा बेसिस के ऊपर, कैश या तो क्रेडिट, दोनों में से किसी भी एक बेसिस के ऊपर परचेस किया। तो देखो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को छोड़ दो, वो एंट्री आपको सबको पता है। अब बेसिकली हम लोग किसकी एंट्रीज देख रहे हैं अभी, कॉस्टिंग की, तो डायरेक्टली गो टू द लास्ट कॉलम दैट इज द थर्ड कॉलम। अब मुझे बताओ आपने परचेस किया कैश या तो क्रेडिट बेसिस पे, तो परचेस करेंगे तो व्हाट कम्स इन, रॉ मटेरियल कम्स इन, आया ना। तो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो तो रॉ मटेरियल के लिए इसमें से कौन सा लेजर यूज होता है, स्टोर लेजर। मैंने रूल बताया था, रियल का रूल क्या बोला था मैंने, कौन सा रूल अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे रियल का। और वो रियल का रूल क्या है बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, बस इसी रूल के ऊपर आपको सारी एंट्रीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मटेरियल को परचेस किया तो मटेरियल कम्स इन, मटेरियल कम्स इन, मटेरियल के लिए कौन सा अकाउंट बनता है बोलो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। एक ही अकाउंट जनरेट होता है, तो स्टोर लेजर में मटेरियल आएगा मतलब स्टोर में कम्स इन है, तो एंट्री क्या बनेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, लिखा हुआ सही है। ओके, अब आपने ये मटेरियल कैश बेसिस पे या तो क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया, कैश बेसिस पे परचेस किया तो कैश डिस्पोज ऑफ, क्रेडिट बेसिस पे किया तो पैसा देने का बाकी कस्टमर का सप्लायर का नाम आएगा। पर ये सारे अकाउंट यहाँ बन रहे हैं क्या, इनके सबके लिए एक स्पेशल अकाउंट है दैट इज टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी को बोलते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू की बड़ी यूज समझ में आ रहा, राइट है। देखो एंट्री वही है, पहला एंट्री समझ में आया, स्टोर कम्स इन है डेबिट है, और उसके आगे इसमें कैश कस्टमर सप्लायर का नाम कुछ नहीं आता, उसके बदले में क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल या तो जर्नल लेजर एडजस्टमेंट। देन क्लियर हो गया। सेकंड एंट्री क्या बोला है,
कैश परचेस ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक, हम लोगों ने मटेरियल परचेस किया पर कौन से बेसिस के ऊपर, कैश बेसिस। ठीक है, परचेस क्या तो मटेरियल आ रहा है, तो मटेरियल आ रहा है तो कौन सा अकाउंट आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो भी डेबिट, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब कैश पेड कर रहे हो, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है क्या, नहीं, उसके बदले में क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो सेम एंट्री है सेकंड वाला, क्या एंट्री है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आई होप पूरा हो गया, समझा कि नहीं समझा अच्छी तरह से। नेक्स्ट वन, परचेस ऑफ फॉर स्पेशल जॉब। अब इसका पहले मीनिंग समझ लो, हम लोगों ने मटेरियल परचेस किया पर स्पेशल जॉब के लिए परचेस किया। कंपलसरी कौन से किसके लिए परचेस किया, डायरेक्टली स्पेशल जॉब के लिए। मतलब मार्केट से जो मटेरियल आ रहा है वो पता है कि उस पर्टिकुलर स्पेशल जॉब का मतलब होता है प्रोसेस। फैक्ट्री में जो प्रोसेस चलती है ना चिन्मय, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल जॉब, राइट। अब जो मटेरियल परचेस कर रहे हैं पता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, तो मटेरियल तो आ रहा है पर वो गोदाम में नहीं जाएगा, वो जाएगा सीधा वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है मटेरियल, डब्ल्यूआरपी में आ रहा है, समझा कि नहीं। तो डब्ल्यूआरपी के लिए मतलब ये लेजर, डब्ल्यूआरपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, बिकॉज मटेरियल कम्स इन बट ये हमारे गोदाम में नहीं आएगा। अगर ये मटेरियल गोदाम में आ रहा है तो उसके बदले में क्या लिखते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल। बट ये मटेरियल हम लोगों ने डायरेक्टली स्पेशल जॉब के लिए परचेस किया, मतलब हम लोगों को पता है जो मटेरियल शॉप से हम लोग परचेस करेंगे वो सीधा फैक्ट्री में जाएगा डब्ल्यूआरपी में काम प्रोसेस होने के लिए, बराबर है। तो इसके लिए डब्ल्यूआरपी में कम्स इन है। अब कैश तो जा रहा है, कैश के लिए क्या होता है, सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, समझा। एंट्री देखो वही है, डब्ल्यूआरपी अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूआरपी मतलब वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, समझा कि नहीं समझा, इजी है। नाउ कम टू द फोर्थ वन, ध्यान दो आप, परचेस ऑफ मटेरियल फॉर इमीडिएट रिपेयर वर्क। हम लोगों ने मटेरियल को परचेस किया और रिपेयरिंग के लिए किया। रिपेयरिंग का काम फैक्ट्री में होता है, कहाँ पे होता है रिपेयरिंग का काम, देखो डब्ल्यूआईपी अलग है, फैक्ट्री अलग है। डब्ल्यूआईपी मतलब क्या, जहाँ पे एक्चुअल में वो हमारे मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और रिपेयरिंग का खर्चा मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है। तो आपने मटेरियल लाया बट किसके लिए लाया, रिपेयरिंग के लिए लाया। रिपेयरिंग कहाँ जाता है, फैक्ट्री में। तो ये मटेरियल कहाँ जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, आया ना। रिपेयरिंग का मटेरियल मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। वी हैव टू टाइप ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है वो डब्ल्यूआईपी में जाता है प्रोसेस होने के लिए, और इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से, तो वो सब फैक्ट्री में जाता है। तो याद रखना, डायरेक्ट का कनेक्शन डब्ल्यूआईपी के साथ है, इनडायरेक्ट का कनेक्शन फैक्ट्री के साथ है। तो रिपेयर का मटेरियल मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, डायरेक्टली फैक्ट्री में। तो मटेरियल फैक्ट्री में कम्स इन है, और जो मटेरियल आप परचेस करो बाद में उसका पैसा पेड ही करने वाले हो, तो फैक्ट्री में कम्स इन एंट्री क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, समझना पक्का। आगे पॉइंट नंबर 6, पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर सप्लाई में। क्या बोला, क्रेडिटर को पेमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट करने वाले यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होता, बराबर ना। तो चलो छूट गया, बता मैंने क्या बताया, आप 6 वाला देख लो पहले प्लीज। 6 पॉइंट इज व्हाट, पेमेंट टू द क्रेडिटर फॉर सप्लायर पे। आपने सप्लायर को पेमेंट किया, बट इसमें कॉस्टिंग में पेमेंट का कोई जर्नलिटी नहीं होता, क्योंकि जब आपने परचेस किया था वो उधारी पे था, कैश पे था, एंट्री सेम ही आता है। तो पेमेंट का हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं आया, तो हमारे लिए उसका नो एंट्री, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर फ्रॉम स्टॉक। ध्यान दो, मटेरियल रिटर्न किया कहाँ से, रिटर्न टू सप्लायर फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक मतलब हमारा गोडाउन, गोडाउन से मटेरियल को रिटर्न भेज रहे हैं डायरेक्टली जिससे हम लोगों ने परचेस किया उसको, बराबर है। अब मुझे बता, मटेरियल कम्स इन की गोज आउट, जा रहा है। अगर मटेरियल जा रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट आया ना। तो यहाँ देखो एंट्री में क्या आएगा, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये मटेरियल कहाँ जाएगा वो भी बता दो, मटेरियल कहाँ जाएगा, सप्लायर को जाएगा। सप्लायर मतलब पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम लिखते हो क्या, नहीं, उसके बदले में क्या लिखते हो, जर्नल लेजर, एडजस्टमेंट या तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब एंट्री समझ में आया, बिकॉज़ आप मटेरियल रिटर्न कर रहे हो मतलब मटेरियल गोज आउट है। जो मटेरियल से रिलेटेड है, गोडाउन से रिलेटेड है, वो स्टोर में आता है, तो स्टोर गोज आउट, इसलिए स्टोर क्रेडिट। और ये मटेरियल सप्लायर के पास जा रहा है, पर हम लोग पार्टी का नाम नहीं लिखते, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल। देन 7 देखो, इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। सोचो, हम लोगों ने मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन के लिए, कौन सा मटेरियल इशू किया, डायरेक्ट मटेरियल। इसका मतलब क्या, मटेरियल आपके गोडाउन में है, अब ये मटेरियल आप किसमें भेज रहे हो, डब्ल्यूआईपी में। तो कौन सा अकाउंट में जा रहा है,
दो अकाउंट है, एक है गोडाउन में मटेरियल था, वो कहाँ पे भेज रहे हो, प्रोसेस के लिए भेज रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल डब्ल्यूआईपी में जाता है, तो मटेरियल कहाँ पे कम्स इन है, डब्ल्यूआईपी में कम्स इन है, कहाँ से गोज आउट है, स्टोर से गोज आउट है, गोडाउन से जा रहा है, मतलब स्टोर से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, डब्ल्यूआईपी, तो उसका एंट्री क्या बनेगा, डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, स्टोर लेजर कंट्रोल, जहाँ पे कम्स इन है वो डेबिट, जहाँ पे गोज आउट है वो क्रेडिट, सिंपल लॉजिक, समझा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, यहाँ पे भी ध्यान दो, इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, आपने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया, मैंने बोला था इनडायरेक्ट का कनेक्शन किसके साथ होता है, फैक्ट्री के साथ, डायरेक्ट बोलेगा तो हमेशा डब्ल्यूआईपी, और इनडायरेक्ट वर्डिंग का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ओके, तो मटेरियल आप इशू कर रहे हो बट इनडायरेक्ट वाला मटेरियल इशू कर रहे हो, तो ये इशू करना मतलब देना, मतलब ये मटेरियल तो गोडाउन से गया, तो गोडाउन से क्या मतलब गोडाउन में गोज आउट है, तो गोडाउन मतलब स्टोर लेजर क्रेडिट, कहाँ पे जा रहा है, फैक्ट्री पे जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, समझना, राइट, समझ में आ रहा है, गुड। नेक्स्ट वन, आगे का पॉइंट नंबर 9, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम शॉप्स टू स्टोर, सोचो, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम शॉप टू स्टोर, मीनिंग पता क्या बोला गया, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम शॉप टू स्टोर, शॉप से डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो रहा है, कहाँ से, फ्रॉम शॉप टू स्टोर, अभी शॉप वर्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो रहा है स्टोर्स में, स्टोर्स मतलब क्या, स्टोर लेजर कंट्रोल, तो स्टोर्स में आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल का कनेक्शन किसके साथ होता है, डब्ल्यूआईपी के साथ, तो डब्ल्यूआईपी से गोज आउट है, स्टोर्स में क्या है, कम्स इन है कि नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन चालू था डब्ल्यूआईपी में, वहाँ पे मटेरियल एक्सेस था, वो रिटर्न भेज दिया गोडाउन में, तो गोडाउन में कम्स इन है मतलब स्टोर में कम्स इन है, एंड डब्ल्यूआईपी से गोज आउट, देन समझा कि नहीं समझा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर्स, अब सोचो इनडायरेक्ट मटेरियल आप रिटर्न भेज रहे हो कहाँ पे, स्टोर्स में, तो मटेरियल स्टोर्स में कम्स इन है कि नहीं है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यहाँ तक समझा। अब इनडायरेक्ट का कनेक्शन किसके साथ होता है, फैक्ट्री के साथ, तो एंट्री क्या बनेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, लॉजिक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन 11th वाला, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, मतलब एक जॉब से मटेरियल दूसरे जॉब में जा रहा है, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है, जिस जॉब में से गया वो क्रेडिट, जहाँ पे आ रहा है वो क्रेडिट। फॉर एग्जांपल हमारा मटेरियल एबीसी से XYZ में जा रहा है, तो इन विच जॉब मटेरियल कम्स इन, एबीसी से XYZ में जा रहा है, एबीसी से कहाँ जा रहा है, XYZ में, तो कौन से अकाउंट में वो मटेरियल कम्स इन है, XYZ में, तो ये जाएगा डेबिट और ये गोज आउट है, तो एंट्री बनेगा इसका XYZ टू एबीसी, समझा, वही लॉजिक सेम, कम्स इन रहेगा तो डेबिट, गोज आउट रहेगा तो आगे देखते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल डेफिशिएंसीज इन मटेरियल स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है ना, हमारे गोडाउन में जो मटेरियल है, जब हम लोगों ने काउंटिंग करके रखा था वो 1000 पीसेस था या तो 1000 केजीज था, बट ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको काउंट किया तो शायद उसमें कुछ लॉसेस हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे तो कुछ मटेरियल डैमेज हो गया या तो वो लॉस्ट हो गया या तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, चूहा वगैरह उसने खा लिया, अगर केजीज में राइस है हीट है ये हो सकता है। तो जब आपने उसको 1000 केजी काउंट करके रखा था, पता चला वो 1000 केजीज नहीं अभी 900 केजीज है, तो 100 केजीज का आपका लॉस हो रहा है, तो ये नॉर्मल लॉस है। जब आप या तो हम लोग जब उसको भर रहे हैं, मतलब जब लोड कर रहे हैं अनलोड कर रहे हैं, तो मटेरियल वेस्टेज हो सकता है, तो लॉसेस हो सकता है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल डेफिशिएंसीज इन मटेरियल स्टॉक। हमारी क्या हो रही है, नॉर्मल डेफिशिएंसी हो रही है, किसमें हो रही है, मटेरियल के स्टॉक में। अब ये सब कहाँ पे होता है, नॉर्मली फैक्ट्री में। अब मुझे बताओ जब लॉस हो रहा है मटेरियल का, तो मटेरियल कम्स इन की मटेरियल गोज आउट, मटेरियल गोज आउट तो स्टोर लेजर क्रेडिट, और ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में हो रहा है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। समझ में आया। 12 हो गया। 13 एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल सरप्लस फाउंड इन द स्टॉक। हम सरप्लस मतलब क्या, मटेरियल एक्स्ट्रा हो गया, मतलब शायद काउंटिंग में कुछ मिस्टेक था या तो कुछ मटेरियल परचेज तो करके रखा था, एंट्री नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अगर हमारा मटेरियल काउंटिंग जब किया तो पता चला वो सरप्लस है। सरप्लस है मतलब क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो मटेरियल कम्स इन कहाँ पे आएगा, स्टोर्स में आएगा, तो एंट्री क्या होगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर। समझ में आया। 13 हो गया। नाउ 14। अभी 14 से न्यू टाइप शुरू हो रहा है, ध्यान देना। पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब क्या आ रहा है, वेजेस को पेड कर रहे हो, वेजेस को पेड करेंगे तो वेजेस इज अ व्हाट,
एक्सपेंसेस। तो नॉर्मली वेजेस इज व्हाट डेबिट, ये लॉजिक याद रख सकते हैं। तो वेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज आउट, बट कैश अकाउंट होता है क्या? नहीं। उसके बदले में क्या आएगा? जर्नल लेजर या तो कॉस्ट लेजर। समझ में आया? यस और नो? एनी डाउट विद दिस? ठीक है। उसके बाद 15 वाला एंट्री जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, अच्छी तरह से ध्यान देना। भाई क्या बोला उन्होंने, देखो एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस। नॉर्मल में जब आप वेजेस पेड करते हो तो वेजेस अलग अलग टाइप के होते हैं, वो पे ध्यान दो। डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस। क्या क्या बताया मैंने, देखो डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस। यहाँ पे सबके लिए क्रांति कौन सा वर्ड यूज किया गया है? वेजेस वर्ड ही यूज किया गया है, यहाँ पे सैलरी वर्ड ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अब डायरेक्ट वेजेस हो, इनडायरेक्ट वेजेस हो, सैलरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सेलिंग वेजेस, दैट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी। इनमें से कोई भी वेजेस अगर आपने पेड किया, एंट्री कॉमन है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, मतलब जर्नल लेजर एडजस्टमेंट। कैश के बदले में जो आता है या तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये समझ में आया? ओके, अब समझ लो हमारे जो वेजेस है वो डायरेक्ट वेजेस है। कौन से वेजेस है? अभी डायरेक्ट वेजेस किसके कनेक्शन में होते हैं? इनमें से डब्ल्यूआईपी। तो दूसरा एंट्री चार्ज करना पड़ता है, मतलब दूसरा एंट्री होता है वेजेस चार्ज का एंट्री। वेजेस में दो एंट्री पास की जाती है कंपलसरी। फर्स्ट वन इज द वेजेस पेड का एंट्री एंड सेकंड एंट्री इज द वेजेस चार्ज एंट्री। समझ में आया? तो वेजेस पेड का तो एंट्री सबके लिए कॉमन है। अब वेजेस चार्ज मतलब फॉर एग्जांपल डायरेक्ट वेजेस चार्ज ऐसे बोला है, तो डायरेक्ट वेजेस का कनेक्शन किसके साथ होता है बताओ? डब्ल्यूआईपी के साथ होता है, यस और नो? तो एंट्री क्या बनेगा देखना, डायरेक्ट वेजेस है तो डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट है और टू वेजेस अकाउंट। अभी वेजेस आप चार्ज करो, वेजेस पेड नहीं कर। एंट्री समझा? तो डायरेक्ट वेजेस चार्ज का एंट्री क्या जाएगा? डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? वेजेस अकाउंट। ये पॉइंट क्लियर है? यही इनडायरेक्ट वेजेस है। इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज, इनडायरेक्ट का कनेक्शन किसके साथ होता है? फैक्ट्री के साथ होता है। तो दूसरा इनडायरेक्ट का एंट्री क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यस और नो, टू वेजेस अकाउंट। सही है? ओके। अब अगर क्वेश्चन में बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी चार्ज या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कनेक्शन किसके साथ रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के साथ। तो फैक्ट्री के बदले में क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। देन सेम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सैलरी है, बस इतना बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस, तो उसमें दो एंट्री होती है, पेड एंड चार्ज। पेड का एंट्री तो हो गया, अब चार्ज का एंट्री क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस। देन समझा अच्छी तरह से वेजेस चार्ज का एंट्री क्या होता है? गुड। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया, डायरेक्ट का करेक्शन किसके साथ होता है? वर्क इन प्रोसेस। तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो टू जीएलए जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ रहा? आपका नेक्स्ट अभी पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ सर्विसेज फॉर रेंट, पावर, रिपेयर। हम लोगों ने कुछ एक्सपेंसेस पेड किया, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, फैक्ट्री का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। समझो आपने फैक्ट्री ओवरहेड पेड किया, मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस पेड किए, तो एंट्री क्या होगा? ध्यान दो, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट आया ना, और पेड करे तो क्या लिखते हो? टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज कैश इज गोज आउट, कैश के लिए अकाउंट। वही अगर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड किए तो एंट्री क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, यस और नो? यस, मतलब जो एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से डेबिट बनेगा। अगर हम लोगों ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड किए तो एंट्री क्या होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएस। डन, बहुत इजी है, समझा? नेक्स्ट अब आता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फैक्ट्री या तो ऑफिस या तो सेलिंग। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री के एसेट्स का डेप्रिसिएशन है लाइक मशीनरी, प्लांट, इनका डेप्रिसिएशन है तो एंट्री बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। सेम एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड टू जीएलए, दैट इज अ कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी चलता है, जीएलए भी चलता है। समझा? अगर हमारे पास फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर कहाँ होता है? ऑफिस में होता है, तो बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू जीएलए। अगर समझ लो डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, तो डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन का मीनिंग पता है तुम लोगों को, बराबर है? तो वो कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू देन। समझा कि नहीं समझा? अब आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखना। एब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे एक रिकवरी वर्डिंग हो सकता है। कौन सा वर्डिंग हो सकता है? रिकवरी। अब मैन्युफैक्चरिंग मतलब काम चालू है, हाँ या ना? ये एक्सपेंसेस कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? डब्ल्यूआईपी में। तो डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री, समझा मैंने क्या बताया? ये एंट्री आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्या बोला? क्लियर है? जो हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे हैं तो वो फैक्ट्री में जनरेट, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को भी वही बोला जाता है। तो ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस किसने एब्जॉर्ब किए? डब्ल्यूआईपी में एब्जॉर्ब किए। तो एक्सपेंसेस डब्ल्यूआईपी में कम से ना, एंड फैक्ट्री के एक्सपेंसेस गोज आउट है। एंट्री क्या बनेगा? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? डब्ल्यूआईपी, समझा? तो डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट आता है, अभी इसके बाद देखना एंट्री नंबर 24 डायरेक्टली, एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ध्यान दो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब क्या? ऑफिस के एक्सपेंसेस। अब ऑफिस के एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं फिनिश गुड्स में। कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? फिनिश गुड्स में। तो ये एक्सपेंसेस फिनिश गुड्स में कम्स इन, तो एंट्री क्या बनेगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सही है, राइट? नेक्स्ट वन देखो 25, एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ, राइट? तो एंट्री क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्सपेंसेस कम्स इन है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। समझा कि नहीं समझा? मैंने आपको अभी 3 एंट्री एक्सप्लेन किया, ध्यान देना। क्या क्या था उसमें हम लोगों का? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, देन व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एंड देन व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये 3 एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री का कनेक्शन डब्ल्यूआईपी के साथ होता है, इसलिए एंट्री बनेगा डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। समझा? फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब होते हैं, तो एंट्री बनेगा फिनिश गुड्स पूरा नाम अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्या जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट, ये वाला। और सेलिंग का कनेक्शन किसके साथ होता है? देखो जरा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ होता है कि नहीं? तो इसका एंट्री क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। डन? समझा कि नहीं समझा? बताओ, क्लियर है? गुड। अब जाओ पॉइंट नंबर 20 में प्लीज। स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क। स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव मतलब काम कर रहा है, पता चला कुछ डैमेज हो गया। डैमेज हो गया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं है? तो कहाँ पे रिकवर होना चाहिए? कॉस्टिंग पेनल। ये लॉसेस है तो कॉस्टिंग पेनल डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगा? कॉस्टिंग पेनल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कहाँ पे हो रहा है? ये काम करते वक्त हो रहा है ना, तो कहाँ जाएगा? डब्ल्यूआईपी अकाउंट। नेक्स्ट वन देखो, स्क्रैप टेकन ऑन द स्टॉक। स्क्रैप क्लियर है बट स्टॉक में ले, स्टॉक कहाँ पे होता है? स्टोर में होता है। यस, तो एंट्री क्या बनेगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। सही है? ये एंट्री बहुत कम आती है, ज्यादा नहीं आती। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, पॉइंट नंबर 21 को एक्सप्लेन करिए, उससे पहले यहाँ ध्यान देना। नॉर्मली हमारे गुड्स जो होते हैं वो डब्ल्यूआईपी में होते हैं। काम चले, काम हो गया, तो डब्ल्यूआईपी के गुड्स कहाँ चले गए? फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किए, और फिर उसको सेल करने के लिए कहाँ ट्रांसफर करते हो? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये लॉजिक तो सही है। अभी उन्होंने बोला है पॉइंट नंबर कौन सा था? 21, रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ जॉब गुड्स कंप्लीटेड। गुड्स कंप्लीटेड मतलब गुड्स पूरे हो गए, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब डब्ल्यूआईपी से गुड्स कहाँ जाएंगे? फिनिश गुड्स में। तो गुड्स कहाँ पे कम्स इन है? एफजी में कम्स इन है, तो एंट्री बनेगा एफजी अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी व्हेन गुड्स आर कंप्लीटेड। समझ में? अभी ये कंप्लीट किए हुए गुड्स हम लोग सेल करने के लिए भेज रहे हैं, राइट? दैट इज रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोला मैंने? रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फिनिश गुड्स से गुड्स कहाँ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कम सी नहीं, तो एंट्री क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट। डन? समझा? अभी रिकॉर्डिंग सेल हो गया, बोलो कैश आएगा? यस और नो? कैश हमारे पास आने वाला है, बट ये कैश लिखते हैं क्या आप लोग यहाँ पे? नहीं लिखते। कैश के बदले क्या लिखेंगे? जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पेनल, क्योंकि सेल कर रहे हो तो अपने लिए क्या है? प्रॉफिट है, कॉस्टिंग पेनल क्रेडिट। समझा? आई होप यू हैव दिस। समझा एंट्रीज क्या? अगर आपको एंट्री क्लियर हो गया तो आप बाकी के सारे सम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का नॉन इंटीग्रेटेड का थ्योरी लेक्चर ये है, कल से हम लोग इसके समझ। ओके, Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.